अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज हमारे पास आर्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन, 10th क्लास फिजिक्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसको समझने से पहले हम बेटे 9th क्लास फिजिक्स में हमने चैप्टर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, तो उसके कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं। हमने ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा, रोटेटरी मोशन के बारे में पढ़ा और वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट बेटे बगैर घूमे स्ट्रेट, सर्कुलर या फिर रैंडम पाथ पर मूव करता है, जैसे कार की मोशन हो गई। इसी तरह से रोटेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करता है, घूमता है, जैसे व्हील, फैन, स्टीयरिंग व्हील हो गया। तो इस तरह की जो मोशन है उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। जिस तरह से ये हमारे पास व्हील है, अब हम इसको रोटेट कराएंगे तो ये क्या करेगा, अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा है। इसी तरह से हम फिर थर्ड वन मोशन की बात कर लेते हैं, जो कि ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी। ये हमारे पास पेंडुलम है बेटे, ये इसकी मेन पोजीशन है। हम इसको इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाएंगे और जैसे ही रिलीज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन की तरफ आता है, आगे रुकता नहीं बल्कि अपनी मेन पोजीशन से आगे नेक्स्ट चला जाता है और फिर इस तरह से ये ऑसिलेट करता रहता है। लाइक जैसे हमने इसको डिस्प्लेस करवाया, रिलीज़ किया, तो ये मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट कर दिया इसने, टू एंड फ्रो मूव करता रहा, वाइब्रेट करता रहा। इस तरह के मोशन को वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमें प्रूव करना है इसके थ्रू, एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम के थ्रू। एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम लेंगे, उसको हम क्या करवाएंगे, अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कराएंगे। जैसे रिलीज़ करेंगे तो वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा अपनी मेन पोजीशन के अबाउट। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है। ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन कब बनेगी, जब उसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। वो कंडीशन कौन सी है? वो है हमारे पास बेटे कि जिसमें ऐसी ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन उस ऑसिलेटिंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और हमेशा मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ रहेगी। चलिए इसको फर्दर हम समझते हैं। मान लें बेटे कि ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, कोई बॉल पड़ी हुई है। इनिशियली इसकी जो इसके पास एनर्जी है वो ज़ीरो है, किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं है, ये मूव नहीं कर सकती। ये इसकी रेस्ट पोजीशन है जहाँ पे ये पड़ी हुई है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको इसकी रेस्ट पोजीशन से डिस्प्लेस करवाएंगे और सर्टन हाइट एच तक ले जाएंगे। सर्टन हाइट एच तक हम ले गए, हमने जैसे इसको रिलीज़ किया, अब ये मूव कर सकती है। अब ये क्यों मूव कर सकती है बेटा, इस पॉइंट पे जब है, क्योंकि इसके पास एनर्जी आ चुकी है। वो जो एनर्जी है बेटा वो आई कहाँ से? वो हमने जो वर्क किया अगेंस्ट द फील्ड फोर्स गए, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स गए, तो वो जो हमारा वर्क था वो स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पड़ी हुई है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स चाहती है कि ये इसी पॉइंट पे रहे। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया और इसको डिस्प्लेस करवा दिया, इसकी मेन पोजीशन से, इसकी रेस्ट पोजीशन से हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी जितना हमने वर्क किया इसको इस पर डिस्प्लेस करवाने। ऐसे रिलीज किया तो ये मूव करेगी टूवर्ड मेन पोजीशन। जी इस मान लें बेटे कि जब हम इसको डिस्प्लेस करवा रहे थे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स के अगेंस्ट जा रहे थे। ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स चाहती कि ये अपनी रेस्ट पोजीशन पे जहाँ पे है यहीं पे रहे, तो हम इस फील्ड फोर्स के अगेंस्ट जा रहे थे और हमारा जो वर्क था वो स्टोर हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में, इस बॉल में। जैसे रिलीज़ करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में और इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। सरफेस पर पहुंचेगी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। इसी तरह से बेटा अगर हम मान लें कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग सिस्टम है, जिसमें कि हमने क्या किया, मैस को स्प्रिंग के एक एंड से कनेक्ट कर दिया और स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है उसको फिक्स एंड के साथ, फिक्स पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसी तरह से हम कहते हैं कि ये इसकी स्प्रिंग की मेन पोजीशन है और ये बेटे स्प्रिंग की एक्सट्रीम पोजीशन है। जब हम उसको उसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे, सर्टन डिस्प्लेसमेंट तक उसको डिस्प्लेस करवाएंगे फोर्स अप्लाई करके। अब हमने क्या किया, जब हम ये मेन पोजीशन पर था तो हमने इस पर फोर्स अप्लाई की। जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई की तो हमने इसकी फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया। इसकी जो फील्ड है बेटा
जिस तरह यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड थी, यहाँ पे इलास्टिक फील्ड होगी स्प्रिंग की। इलास्टिक फील्ड चाहती है कि ये स्प्रिंग बेटा मेन पोजीशन पर रहे। हमने बेटा इसको इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करवा दिया, इसकी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया अगेंस्ट द इलास्टिक फील्ड ऑफ स्प्रिंग। तो फिर क्या होगा कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जो हमने वर्क किया इसके अगेंस्ट वही इसमें स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। जैसे रिलीज करेंगे तो ये खुद ब खुद मूव करेगा टुवर्ड मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पर आके ये रुकेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये मेन पोजीशन पर पहुंचने तक क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी इसकी टोटली कन्वर्ट हो चुकी होगी काइनेटिक एनर्जी, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये ज़्यादा स्पीड गेन कर चुका होगा और फिर ये दूसरी तरफ मूव कर जाएगा ड्यू टू एनर्जिया। एनर्जिया क्या है बेटा? ये किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो अपनी स्टेट को बरकरार रखना चाहता है। इसी तरह से फिर क्या करेगा बेटा, ये नेक्स्ट एक्सट्रीम की तरफ मूव कर जाएगा। मान लें कि ये क्या है बेटा, नेक्स्ट एक्सट्रीम, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये एक्सट्रीम होगी एक, ये एक्सट्रीम होगी। अब इसी तरह से फिर ये क्या करेगा, एक्सट्रीम से दोबारा से मेन पोजीशन की तरफ, मेन पोजीशन पर जाएगा तो ये रुकेगा नहीं, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका होगा, फिर ये दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। इसी तरह से बेटे फिर क्या करेगा, ये टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। अब यहाँ पे अब एक चीज़ बेटा नोट कीजिएगा कि हमने जितनी इस पर फोर्स अप्लाई की उतना ही हमने इसको स्ट्रेच किया, उतना ही हमने इसकी मेन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करवा पाया। इसी तरह से अगर हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करवा पाएंगे फ्रॉम मेन पोजीशन, तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी ये ज़्यादा करवा पाएंगे हम इससे। इसी तरह से हम कहेंगे कि फिर हमारे पास अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे किसके, डिस्प्लेसमेंट के, जो हम इसको मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करवा रहे हैं। फिर क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो ये हमारे पास इक्वलिटी का साइन और कोई कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगी बेटा इक्वेशन, ये है हमारे पास बेटा फाइनल इक्वेशन ऑफ हुक्स लॉ। यहाँ से बेटा एक चीज़ नोट कीजिएगा, जब हम इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवा रहे थे फ्रॉम सरफेस फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, तो इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही थी जो इस ऑब्जेक्ट को लेकर आना चाहती है इसकी रेस्ट पोजीशन की तरफ। सिमिलरली बेटे यहाँ पे क्या होगा, जब आप फोर्स अप्लाई करोगे और इस स्प्रिंग सिस्टम को इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कराओगे किसी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, ए या बी की तरफ स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, तो इसमें फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो इस ऑब्जेक्ट को इसकी मेन पोजीशन की तरफ लेके आना चाहती है। तो जितनी ज़्यादा आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे, रिस्टोरिंग फोर्स जो इसमें इस स्प्रिंग सिस्टम में प्रोड्यूस होगी वो भी बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन इक्वल बट डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। ये मान लें कि अप्लाइड फोर्स है और ये इक्वल होगी बेटा इसके रिस्टोरिंग फोर्स की। इसी तरह से आप कह सकते हो कि बेटा रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली आप क्या करोगे बेटा, ये हमारे पास आ गई रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ अप्लाइड फोर्स के दोनों इक्वल हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट है। और ये फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स का। यहाँ पे हमारे पास जो के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स के हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मेन पोजीशन, ये हमारी मेन पोजीशन है और मेन पोजीशन से आप कितना उसको डिस्प्लेस करवाते हो बाय अप्लाइंग अप्लाइड फोर्स, तो ये क्या रहेगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स है, जब आप इसको डिस्प्लेस कराओगे अप्लाइड फोर्स इस पर अप्लाई करके तो इस पर फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी जो इसको इसकी मेन पोजीशन आना चाहती है, ये हो जाएगी बेटा रिस्टोरिंग फोर्स जो इक्वल होगी अप्लाइड फोर्स के। अब स्प्रिंग कांस्टेंट को हम डिफाइन कर लेते हैं बेटा, रेशो आ जाएगी इस इक्वेशन को अगर आप ले लो सिंपली, तो हमारे पास के इस तरफ रहने दें और ये क्या बन जाएगा अप्लाइड फोर्स या फिर रिस्टोरिंग फोर्स, एक ही बात है, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स। अब ये रेशो है बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग के, ये रेशो है। द रेशो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू द चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा करता क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट सिंपली स्प्रिंग की स्टिफनेस के बारे में बताता है कि अगर कोई हार्ड स्प्रिंग होगा तो उसकी जो स्प्रिंग की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी और कोई सॉफ्ट स्प्रिंग होगा तो उसके लिए जो के की वैल्यू है वो कम होगी। तो ये सिंपली स्प्रिंग की स्टिफनेस के बारे में बताता है। इसी तरह से ये इसका फॉर्मूला आ गया और ये इसका यूनिट आ गया, तो ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। इसी तरह से बेटे फिर हम रिस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन करते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, द फोर्स विच पुश आर पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटिंग मोशन टुवर्ड इट्स मेन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स बेटा वो वाली फोर्स है जो इस सिस्टम में प्रोड्यूस हो जाती है जब आप इसको इसकी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हो, जो इसको इसकी मेन पोजीशन की तरफ लेके आना चाहती है। वो पुश करेगी या पुल करेगी। मिसाल के तौर पर इस पॉइंट पे है तो वो क्या करेगी, इसको
पुश करेगी। इसी तरह से इस पॉइंट पे है तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है तो इसको क्या करेगी, पुल करेगी, पुश या पुल करेगी और इसको इसकी मेन पोजीशन की तरफ लेके आना चाहती है, सिंपली उसकी पोजीशन को रिस्टोर करना चाहती है। हम फिर इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स which brings back the system, brings back the oscillating system toward its mean position. इसका रिस्टोरिंग फोर्स इक्वेशन है, इसको हम नंबरिंग दे देते हैं, ये हमारे पास आगे मान लें इक्वेशन नंबर 1। जब हम इसको डिस्प्लेस करवाते हैं और रिलीज़ कर देते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या करता है बेटा, ऑसिलेट करता है अबाउट मीन पोजीशन, ये ऑसिलेट करता रहता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो रिस्टोरिंग फोर्स बेटा हमारे पास, अगर इसको हटा दिया जाए, हम इक्वलिटी के साइन और के को हटाएं तो ये एक्स के साथ इसका भी डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, जिस तरह से प्रायर का डायरेक्ट रिलेशन बन रहा था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना मीन पोजीशन पर 0 हो जाती है, बट क्या है कि जब ये मीन पोजीशन से बी एक्सट्रीम पोजीशन या ए एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होगा तो ये रिस्टोरिंग फोर्स होगी, क्योंकि ये उसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आना चाहती है। अब इसी वजह से फिर क्या है कि यहाँ पर पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल में और इस तरह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो हमें पता है यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स भी है जो कि कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, नेट फोर्स यहाँ पे होगी, जिसको हम कहेंगे वो नेट फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, और एक्सेलरेशन भी इसमें प्रोड्यूस हो चुका है। तो हम फिर कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट होती है, अप्लाई की जाती है, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह से हम नेक्स्ट हेडिंग हमारी बन जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। हमें पता है बेटे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये फोर्स होगी नेट फोर्स होती है, और ये यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, इसलिए हम कहेंगे ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एफ आर इज इक्वल टू एम ए। इसको हम कह देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम इनको कंपेयर करेंगे बेटे तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है, तो हम राइट हैंड साइड को लिख लेंगे कि राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। हम लिख देंगे बेटा कि माइनस के एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस के एक्स आ जाएगा और इस तरफ से हमारे पास एम ए आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ से हम ए को इस तरफ रहने देते हैं, एम को दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ से हम देखें तो ये हमारे पास जो है बेटा कॉन्स्टेंट है, मैथ भी कॉन्स्टेंट होगा स्प्रिंग, और हमारे पास कोई जो हमने स्प्रिंग लिया हुआ है उसी एक स्प्रिंग को ही हम क्या करवा रहे हैं, ऑसिलेट करवा रहे हैं। ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, देन ये एक्सट्रीम है, तो अब इसकी जो के की वैल्यू होगी वो भी कॉन्स्टेंट रहेगी, इसलिए हम कहेंगे ये जो पूरा फैक्टर है कॉन्स्टेंट। इक्वलिटी और कॉन्स्टेंट इनको अगर हम हटा दें तो ये हमारे पास दोबारा से प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है। तो ये हमने क्या कर दिया बेटा, प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो ये ऑसिलेटिंग सिस्टम है मैथ अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम, ये परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों? क्योंकि इसने बेटा इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दिया, जिसमें कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रॉम मीन पोजीशन, और नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये हमेशा किस तरफ डायरेक्टेड रहेगा, मीन पोजीशन की तरफ। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो बेटे हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी, इसलिए यहाँ पे जो डायरेक्शन रिस्टोरिंग फोर्स की वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की। और इसी तरह से बेटे रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अगर यहाँ से देखें तो ये अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगी। अब यहाँ पे मीन पोजीशन पे है ये ऑब्जेक्ट, हम इसको जब डिस्प्लेस करवाते हैं बाय अप्लाइंग अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स जो है ना उसकी डायरेक्शन बेटा आपको पता है पोजीशन ओ से ए की तरफ होती है, इसलिए अगर इसकी अपोजिट होनी है तो इसकी ए से ओ की तरफ होगी। इसी तरह से बेटे क्या है कि आप इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाते हो ओ से पोजीशन बी की तरफ,
यानी कि इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तब आपकी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन जो होगी ओ से बी की तरफ होगी। बट इसमें रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो चुकी होगी, वो होगी हमारे पास B2A, B2 सॉरी O। इस तरह से हमने देखा कि ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट रहती है और डिस्प्लेसमेंट की भी अपोजिट रहती है, और ये हमेशा किस तरफ डायरेक्टेड रहती है, मेन पोजीशन की तरफ। इसी तरह सिमिलरली जो एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन भी हमेशा किस तरफ रहेगी बेटा, मेन पोजीशन की तरफ रहेगी। ये हमारे पास है बेटा रिजल्ट किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। एक हॉरिजॉन्टल मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम जब ऑसिलेट करता है तो उसने सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म किया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लास्ट वन हमारे पास, लास्ट हेडिंग है बेटा रिस्टोरिंग फोर्स। बुक के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स के नीचे जो पैरा है उसमें आपने हेडिंग दे देनी है वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। इसको मैं बेटे यहाँ पे समझा देता हूँ कि वो क्या कह रहा है कि शुरू में जब ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन पर था तो डिस्प्लेसमेंट था ज़ीरो, इसलिए इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स थी वो भी बेटा ज़ीरो थी, क्योंकि हमने ये देखा जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसी तरह से जब आप इसको डिस्प्लेस करवाते हो, एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाते हो, जैसे ही इसको रिलीज़ करोगे तो ये मेन पोजीशन की तरफ बढ़ रहा होगा, मेन पोजीशन की तरफ बढ़ रहा होगा तो एक्स कम हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा होगा। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तो डेफिनेटली रिस्टोरिंग फोर्स भी कम हो रही है, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड में कमी आ रही होगी। वो मेन पोजीशन पर पहुंचेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाएगी, बट मेन पोजीशन पर जब पहुंचता है तो इनर्शिया की वजह से वो रुकता नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका हो, नेक्स्ट एक्सट्रीम की तरफ चला जाता है। फिर उसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना इंक्रीज होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे वो एक्सट्रीम की तरफ बढ़ रहा होता है। देन फिर वो एक स्मॉल टाइम के लिए, सर्टन होने के लिए क्या करता है, यहाँ पे स्टॉप होता है, रुकता है। देन फिर वो एक्सट्रीम की तरफ मूव करता है और ये सो ऑन जैसे चलता रहता है। ये हमारे पास